आज से हम अगस्त तंत्र के क्वेश्चंस लगाएंगे, जो कि 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या क्या इनके आंसर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार, पहला क्वेश्चन है हमारा कि चरक के अनुसार विश्व वेग, चरक के अनुसार कितने विश्व वेग होते हैं। तो देखिए, चरक के अनुसार माना गया है कि 8 विश्व वेग होते हैं। ठीक है, फिर विश्व के उपक्रम, विश्व के उपक्रम कितने होते हैं। तो जो विश्व के उपक्रम बताए गए हैं वो होते हैं 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आंसर जाएगा। फिर और ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर है विश्व का वेग किस धातु में तीव्र होता है, विश्व किस ऋतु में तीव्र होता है। ठीक है, तो देखिए विश्व का जो वेग होता है वो किस ऋतु में तीव्र होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है कि विश्व का जो वेग होता है वो वर्षा ऋतु में तीव्र होता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि किस ऋतु में तीव्र होता है, तो वर्षा ऋतु में। विश्व की योनि है, विश्व की योनि किसे किसे कही गई है। तो जो विश्व की योनि बताई गई है, यहाँ पे जल को सिर्फ जो है विश्व की योनि बताई गई है। ठीक है, इसके बाद है सुश्रुत के अनुसार जांघम विष अधिष्ठान कितने होते हैं। तो जांघम और स्थावर विष के उन्होंने इस अधिष्ठान बताए हैं। तो जो जांघम विष होते हैं उसके अधिष्ठान 16 होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। स्थावर विष की कुल संख्या कितनी है, जो स्थावर विष बताए गए हैं उसकी कुल संख्या कितनी बताई गई है। तो उसकी कुल संख्या होती है 55। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, किस विष का ऊर्ध्व गति होती है। ठीक है, जो एक यहाँ पे बताया गया है कि जांगम विष जो होता है वो ऊर्ध्व गति करता है, जबकि जो स्थावर विष होता है वो नीचे की ओर मतलब अधोगति करता है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तालुशोष विष में किस वेग का लक्षण है, जो तालुशोष है उसके विष में किस वेग का लक्षण बताया गया है। ठीक है, तो उसमें तृतीय जो वेग है उसको बताया गया है कि तालुशोष होने लगेगा इस वेग में। ठीक है, पार्श्वभेद लक्षण किस वेग में मिलता है, जो पार्श्वभेद होता है वो किस वेग में हमको देखने को मिलता है। तो वो मिलता है हमें पंचम वेग में। ठीक है, चतुष्पाद में विश्व वेग संख्या, जो चतुष्पाद होता है उसमें कितने विश्व वेग संख्या बताए गए हैं। तो उसमें बताए गए हैं 4। ठीक है, फिर है स्कंद पृष्ठ कटी भाग मिलता है, स्कंद पृष्ठ और कटी ये भग्र मिलता है। ठीक है, ये किस वेग में भग्र मिलता है, मतलब इसमें किस वेग में हमें। तो इसका आंसर है कि हमें जो है सप्तम वेग में ये तीनों में ही भग्र मिलता है। ठीक है, उसके बाद है कि विष सेवन उपरांत असाध्य लक्षण क्या मिलेंगे हमें। तो विक्षेपण भी मिलेगा, रोम सातन भी मिलेगा, ओठों का नीला या ओष्ठ का नीला होना भी मिलेगा। तो इनमें से सभी जो हैं वो हमको विष सेवन लक्षण मिलते हैं और ये असाध्य लक्षण मिलते हैं। चरक के अनुसार विष के द्वितीय वेग की चिकित्सा है, जो विष है उसके द्वितीय वेग की चिकित्सा उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया कि विरेचन करवाने से द्वितीय वेग की चिकित्सा की जा सकती है। फिर है क्षार अगध का प्रयोग विष के किस वेग की चिकित्सा में किया जाता है। तो यहाँ पे क्षार और अगध, क्षार अगध का जो है हम करते हैं तृतीय वेग में। ठीक है, राजीमान सर्प में किस दोष की प्रधानता होती है, जो राजीमान सर्प होता है उसमें किस दोष की प्रधानता बताई गई है। तो उसमें बताई गई है कफ दोष की प्रधानता। इसके बाद है फण युक्त सर्प होता है, जो फण युक्त सर्प होता है वो किसे कहा गया है। तो दर्वीकर को ही फण युक्त सर्प कहा गया है। फिर है दर्वीकर जो सर्प होता है वो अधिक विषैले होते हैं, जो दर्वीकर सर्प होते हैं वो अधिक विषैले होते हैं, लेकिन उनमें भी जो तरुण अवस्था में हो। ठीक है, जो मध्यमा अवस्था नहीं, जो वृद्धावस्था नहीं, जो बाल अवस्था नहीं, जो तरुण अवस्था में हो वो ज़्यादा ही घातक और विषैले होते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार लूता की संख्या कितनी बताई गई है। तो सुश्रुत ने बताया कि लूता की संख्या 16 होती है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। मूषक में विष का अधिष्ठान कहाँ होता है, जो मूषक होता है उसमें विष का अधिष्ठान क्या बताया गया है। तो उसमें बताया गया है शुक्र को उसके विष का अधिष्ठान बताया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह आ भी सकता है। प्राणहर माछिका
है, जो प्राणहर माछिका है वो क्या है, प्राणहर माछिका क्या है, तो ये होता है स्थगिका। ठीक है, स्थगिका को हम प्राणहर माछिका कहते हैं। इसके बाद है कीट विष में दोष कौन कौन से होते हैं, तो जो कीट विष होता है उसमें दोष होते हैं वात और पित्त। ठीक है, इसके बाद है भौरा का विष होता है, जो भौरा होता है उसका कौन सा विष माना गया है, तो वो कफ प्रधान होता है। ठीक है, तो उसको कफ के अनुसार ही विष मानते हैं। निम्न में से कौन सा पागल कुत्ते का लक्षण है, जो पागल कुत्ता होता है उसका क्या लक्षण हमको मिलता है, तो इसमें जो है आपको उसकी जो अधिक भौंकना ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हर एक कुत्ता करता है। मुख का ऊपर होना नहीं, मुख का ऊपर नहीं, मुख का नीचे होना जो होता है, ये जो होता है ये पागल कुत्ते का लक्षण होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। इसके बाद है काष्ठ प्रदेश में स्थित विष की चिकित्सा में प्रयुक्त द्रव्य, जो काष्ठ प्रदेश है उसमें हम क्या विष की चिकित्सा में प्रयुक्त करेंगे, तो उसके लिए बताया गया है कि कैथ जो होता है उसकी गुदी जो होती है उसको बोला गया है। ठीक है, इसके बाद है कि गर्भविष पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त द्रव्य क्या लेना चाहिए, जो गर्भविष पीड़ित है उसके लिए हमें ताम्र रज चूर्ण जो है वो देना चाहिए। ठीक है, मद की अवस्था, मद की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो मद की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। मद प्रयुक्त होता है, मद प्रयुक्त किस चीज़ में होता है हमें, तो देखिए मद जो होता है वो प्रयुक्त होता है हमें अनिद्रा में और अतिनिद्रा दोनों में ही जो है मद का प्रयुक्त किया जाता है। मतलब निद्रा तो होता ही है, साथ में अनिद्रा में भी मद का प्रयुक्त किया जाता है। फिर इसके बाद है वात प्राकृतिक पुरुष के लिए हितकर मद कौन सा है। ठीक है, तो जो वात प्राकृतिक पुरुष होते हैं उनमें जो है हम चावल के आटे से निर्मित जो मद होता है वो दिया जाता है। इसके बाद है अम्ल द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। अम्ल द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है, तो अम्ल द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ मद को माना गया है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। विष मिश्रित अन्न को अग्नि पर डालने से अग्नि का रंग हो जाता है, कौन से रंग का हो जाता है अग्नि का रंग, तो वो मोर के जो है ग्रीवा के समान हरा और नीला दिखाई को पड़ता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है साविष द्रव्य का लक्षण है। साविष द्रव्य का लक्षण है, क्या द्रव्य के लक्षण मिलता है, तो इसमें मिलता है कि प्रतिबिंब रहित, एकदम सही, रेखा युक्त भी मिलता है और बुद्बुद आदिक युक्त भी। तो ये जो तीनों ही लक्षण हैं ये हमको साविष में मिलते हैं। ठीक है, कौन सी औषधि सब विषैले अन्नों को निर्विष बना देती है, इनमें से कौन सी औषधि है जो विषैले द्रव्यों को या अन्नों को निर्विष कर देती है, तो वो होती है अजरूहा। जो अजरूहा होती है उसका यूज करके हम विषैले द्रव्यों को भी निर्विष कर सकते हैं। मूल विष संख्या कितने हैं, जो मूल विष संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 8। वत्स्यनाभ विष के सेवन से होता है, अगर हम वत्स्यनाभ विष का सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा, तो संज्ञाहीनता हो सकती है। जी हाँ, संज्ञाहीनता होती है। फिर श्वास काठिन्य, इसमें श्वास काठिन्य हमें नहीं मिलता, हृदय ग्रंथि नहीं मिलती, तो इसमें सिर्फ जो है संज्ञाहीनता ही हमें मिलेगी। इसके बाद है शरीर का वर्ण कृष्ण होना किस विष का लक्षण है, अगर कृष्ण हो जाए तो किस विष का लक्षण मानना है, तो ये जो है हलाहल विष जो होता है उसमें हमको कृष्ण वर्ण मिलता है। सारंगधर के अनुसार विष के गुण कितने हैं, जो सारंगधर हैं उन्होंने विष के गुण 8 बताए हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी विष अन्न के सेवन से होता है, दूसरी विष जो होता है वो अन्न के सेवन से होता है, तो उसमें कौन सा अन्न लेना चाहिए हमें, आविपाक अन्न, आरोचक अन्न या धातु क्षय, तो धातु क्षय से भी होता है और आविपाक से होता है और आरोचक से भी यह माना गया है। तो इसमें उपरोक्त सभी जो हैं वो बताए गए हैं। हिक्का श्वास विष
के कौन से वेग का लक्षण है? हिक्का और श्वास कब आने लगता है? तो हमें चतुर्थ वेग में हिक्का एवं श्वास मिलता है। दूसरी विष लक्षण है, जो दूसरी विष है उसका क्या लक्षण बताया गया है? तो उसका लक्षण बताया गया है कि अतिसार होना, दुष्योदर होना, दुष्य उदर और वर्ण की हानि होना, ये तीनों ही दूसरी विष का लक्षण बताया गया है। विष के पंचम वेग का लक्षण है, जो विष है उसके पंचम वेग का क्या लक्षण है? तो पार्श्व भेद जो है उसके पंचम भेद का लक्षण है, ये हमने पहले ही बनाया है। उसके बाद है किसके आर्तव में विष होता है? किसके आर्तव में विष होता है? देखिए शुक्र में तो हमने पढ़ा कि जो मूषक होता है उसके शुक्र में होता है विष का अधिष्ठान, लेकिन यहाँ पे आर्तव पूछा गया तो प्लूता जो होता है उसके आर्तव में विष होता है। ठीक है, तो इस पर आपको अच्छे से याद रखना है। मूषक का विष का अधिष्ठान फिर से पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको पता है, शुक्र जो है वो मूषक का विष का अधिष्ठान है। विष की उत्पत्ति हुई है, विष की उत्पत्ति जो है वो हुई है, वो विष की उत्पत्ति के लिए किसको माना गया है? तो ब्रह्मा के मुख से जो है यहाँ पे विष की उत्पत्ति मानी जाएगी, ना कि देवताओं के अपमान या इंद्र के वज्र से। फिर जो है प्लूता विष का उपक्रम संख्या कितना है? प्लूता के विष का उपक्रम संख्या कितना बताया गया है? तो इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है कि प्लूता का जो विष होता है उस पर जो उपक्रम संख्या बताई गई है वो 10 है। फिर असाध्य प्लूता संख्या कितने बताए गए हैं? तो असाध्य प्लूता संख्या जो है वो भी 8 बताए गए हैं। मंडली सर्प में दोष कौन सा होता है? मंडली सर्प में जो है दोष पित्त होता है। स्वास्तिक चक्र आदि चिन्ह किन सर्पों में पाया जाता है? तो देखिए स्वास्तिक चक्र या और अदर जो होते हैं वो किसमें, कौन से सर्प में पाया जाता है? तो जो दर्वीकर होते हैं उनमें पाया जाता है, राजीमान और मंडली में नहीं पाया जाता है। दर्वीकर सर्प किस अवस्था में अधिक घातक होता है? तो देखिए जो दर्वीकर सर्प होता है वो किस अवस्था में ज़्यादा घातक होगा? तो ये हमने पढ़ा कि तरुणा अवस्था जो है, ना कि मध्यमा, ना कि वृद्ध और सभी अवस्थाएं, लेकिन वो तरुणा अवस्था में जो है ज़्यादा होगा। किसमें सर्प विष का प्रभाव नहीं होता है? तो इनमें से किसमें जो है सर्प विष का प्रभाव नहीं होता है ऐसा माना जाता है? तो जो बिल्ली होता है उस पे जो है सर्प विष का प्रभाव नहीं होता है ऐसा माना गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।